इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 जिसका नाम है उत्पादन और लागत। इसी का आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 वीडियो को कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। लेकिन कब? जब आप चैप्टर का थ्योरी को अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के साधन क्या होते हैं। उत्पादन के टोटल 4 साधन हैं, लैंड, कैपिटल, फाइनेंस एंड क्या है, बड़े यानी बहादुरी जिसको बोलते हैं, साहस बोलते हैं। स्टॉक क्या होता है, लागत यानी कॉस्ट क्या है, आगम क्या है जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, फर्म का लाभ कैसे निकाला जाता है, उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये आगम और आगत और निर्गत यानी कच्चा माल और पक्का माल के बीच के संबंधों को दर्शाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि लागत फलन क्या होता है। लागत फलन क्या होता है कि लागत और निर्गत यानी फाइनली जो आउटपुट निकलता है और जो कॉस्ट लगता है उसके बीच के संबंधों को दर्शाता है कौन, लागत फलन यानी कॉस्ट फंक्शन होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन कर दिया गया है, कॉस्ट फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कुल स्थिर लागत क्या होता है, कुल परिवर्ती लागत क्या होता है। उत्पादन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और इसका निकालने का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेन टॉपिक सीमांत उत्पाद क्या होता है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोले जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीज को कवर किया था इस चैप्टर का, उत्पादन और लागत का। तो सेकंड वीडियो का टॉपिक आपका यहां से स्टार्ट होता है, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। ठीक है, ये नियम बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परिवर्तनीय अनुपातों का नियम की व्याख्या करें या फिर परिवर्तनीय अनुपातों की विवेचना करें। ठीक है, तो आपको परिवर्तनीय अनुपातों के बारे में ही लिखने के लिए कहा जा रहा है, मतलब उसका आपको डेफिनेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छी तरह से आपको समझनी है। देखिए, सिंपल सा लॉ है, सिंपल सा नियम है। स्थिर आगत सहित जब परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी की जाती है, यानी स्थिर आगत सहित परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी करने से औसत उत्पाद जिसको एपी बोलते हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट जिसको एमपी बोलते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक बढ़ने लगती है, फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, वो घटने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्थिर आगत किसको बोलते हैं, स्थिर आगत आप समझते हैं ना, आगत का मतलब क्या होता है, इनपुट यानी कच्चा माल जो भी मतलब या फिर कारक जो भी है, कारक या फिर उत्पादन के कारक जो भी है। भूमि क्या है, एक प्रकार का स्थिर आगत है, या कच्चा माल भी आप स्थिर आगत बोल सकते हैं। इसमें भी क्या किया जाता है, एक तरह से बढ़ोतरी की जाती है स्थिर आगत सहित, मतलब स्थिर आगत के साथ साथ परिवर्ती आगत किसको बोलते हैं, जिसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, वह कारक जिसमें हम वह उत्पादन के वह साधन जिसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम और साहस उत्पादन के साधन है। यह भी सेकंड वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो परिवर्ती आगत में भी कुछ मात्रा में बढ़ोतरी कीजिए, यानी श्रम जो है, लेबर, उसमें भी कुछ मात्रा में बढ़ोतरी करनी है। और स्थिर आगत मान चलिए जमीन यानी भूमि जो है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी करनी है। तो दोनों की मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। तो औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो भी बढ़ती है, और सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो भी बढ़ती है। लेकिन कब तक, कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक। कब तक, कुछ ही सीमा तक, कुछ लिमिट तक बढ़ती है, फिर कुछ समय ऐसा आता है कि वो घटने लग जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ग्राफ के जरिए आपको समझाया गया है। यहाँ देखिए ये बढ़ रहा है, ये एपी है ना, यहाँ देखिए आपको बढ़ाया जा रहा है। उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद, ये जो है उत्पाद है, और ये आपका श्रम है। ठीक है, तो ये श्रम क्या है, आपका परिवर्ती आगत है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग ला सकते हैं हम लोग। तो ये श्रम जो है यहाँ बढ़ा है, थोड़ा सा ये श्रम आगे चल के बढ़ा है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते यहाँ फिर थोड़ा सा आगे हुआ, फिर ऐसे करके बढ़ा है। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट के बाद फिर नीचे आ गया दोनों का ग्राफ। तो ये पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद दोनों फिर घटने लग गया, एपी और एमपी दोनों घटने लग गया है। टोटल प्रोडक्ट तो ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एपी और एमपी तो बढ़ेगा, लेकिन एपी और एमपी घटने लगा। टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा क्योंकि उसमें हम लोग कमी नहीं करते हैं, आगत में हम लोग कमी नहीं किए हैं, चाहे वो परिवर्ती आगत हो या फिर स्थिर आगत हो। ये कुछ समय तक हम लोग बढ़ोतरी किए। तो ये पॉइंट तक देखिए, ये पॉइंट तक दोनों बढ़ा, एपी और एमपी ये पॉइंट तक बढ़ा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद यहाँ बढ़ा, लेकिन इसका ग्राफ नीचे आने लग गया, मतलब ये क्या होने लगा है, घटने लगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, परिवर्ती अनुपातों का नियम बोलेंगे। ठीक है, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। इसे परिवर्ती उत्पादों का नियम या समान सीमांत उत्पाद का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, परिवर्ती उत्पादों का नियम या समान सीमांत उत्पाद नियम भी इसको कहे जाते हैं। परिवर्ती अनुपातों का नियम का ग्राफ यहाँ आपको बताया गया, इसका ग्राफ यानी स्लोप आप कैसे खींच सकते हैं। ठीक है, समझ गए क्या होता है परिवर्तनीय अनुपातों का नियम। सिंपल सी बात
आपको याद रखना है, स्थिर आगत सहित परिवर्ती आगत की मात्रा में बढ़ोतरी करने पर एमपी और एपी कुछ लिमिट तक बढ़ती है, फिर कुछ समय के बाद घटने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू स्केल। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पैमाने का प्रतिफल किसको बोलते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझना है। पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन की प्रवृत्ति यानी प्रकृति को दर्शाता है, यानी प्रकृति को बताता है, जिसे पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। आपको बताया गया है, पहला वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि जो होता है उत्पादन का प्रतिफल यानी उत्पादन फलन किसको बोलता है? पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न स्केल क्या है, इसका काम क्या है? पैमाने के प्रतिफल का यानी रिटर्न टू स्केल का काम क्या है? उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन की प्रवृत्ति को, प्रकृति को दर्शाना, उसकी प्रकृति को बताना, उसी को क्या बोलेंगे? पैमाने का प्रतिफल बोलेंगे। अब उत्पादन फलन क्या होता है ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्पादन फलन वह फलन जो आगत और निर्गत के बीच के संबंधों को दर्शाता है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंधों को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन बोलते हैं। ठीक है, यानी कच्चा माल और पक्का माल के बीच के जो संबंध को दर्शाएगा उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन बोलेंगे। ठीक है, यानी जो एक तरह से भूमि पूंजी उसके बाद एक तरह से हो गया आपका लेबर हो गया, साहस हो गया, ये क्या है? एक प्रकार के उत्पादन के साधन है। और जो आउटपुट बन के निकलता है, ये दोनों के बीच, आगत और निर्गत के बीच, इनपुट और आउट के बीच के संबंध को बताने वाले को क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन बोलते हैं, उत्पादन फंक्शन बोलते हैं। और यही उत्पादन फंक्शन का जो प्रकृति को बताता है, प्रवृत्ति को बताता है, उसी को पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। पैमाने का प्रतिफल ये बताता है कि उत्पादन फलन कितना हाई है, उत्पादन फलन का स्लोप कितना लो है, उत्पादन फलन क्या मतलब बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन फलन घटने से क्या होगा। तो ये सारा चीज बताता है पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जरा कि दीर्घकाल यानी लॉन्ग टाइम में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है, वह बदलते रहते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम मिले, अगर ज्यादा काल मिले, ज्यादा समय मिले, तो कोई भी साधन, उत्पत्ति के कोई भी साधन है, पता है आपको उत्पत्ति के साधन भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। ठीक है, तो कोई भी साधन जो है स्थिर नहीं होती है, स्थिर नहीं रहता है। सभी साधन में हम लोग क्या कर सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है लॉन्ग टाइम है। क्या है? पूंजी में भी हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं, पैसा भी हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं। जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो फॉर्म के मालिक होते हैं, उनको अगर ज़्यादा टाइम दिया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूमि यानी क्षेत्रफल जो है, यानी लैंड जो उसका क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, खरीद करके भूमि और भी उसमें ऐड कर सकते हैं। लेबर की संख्या को बढ़ा सकते हैं, साहस उनकी बढ़ सकती है, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो क्या होता है कि लॉन्ग टाइम में उत्पत्ति के साधन जो है कोई भी स्थिर नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, अर्थात सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, सभी उत्पत्ति के साधन, चाहे वो उत्पत्ति के साधन चार में से कोई भी हो, सभी उत्पत्ति के साधन में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, सभी में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, समय तथा आवश्यकता को देखते हुए उसमें बदलाव लाया जाता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पाद के लिए श्रम तथा भूमि का विस्तार बढ़ाना। ठीक है, यानी श्रम यानी लेबर जो काम करते हैं उनकी संख्या को बढ़ा देंगे और भूमि का भी क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, तो वहां क्या किया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका दीर्घकाल में क्या क्या हो सकता है, दीर्घकाल में वो सब चीज आपको बताया गया। पैमाने का प्रतिफल हम लोग समझ गए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसके अंतर्गत 3 नियम है। ये जो पैमाने का प्रतिफल है, इसके अंतर्गत आपको 3 नियम समझना पड़ेगा। ये आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। उत्पादन फलन आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर वो वीडियो देखिए, पहला वाला वीडियो नहीं, पार्ट 1 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसके अंतर्गत कितना नियम आते हैं? 3 नियम। पैमाने का प्रतिफल के अंतर्गत 3 नियम आते हैं। पैमाने का प्रतिफल में क्या किया जाता है? उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन की प्रकृति बताई जाती है, प्रवृत्ति बताई जाती है। प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन क्या है? आउटपुट और इनपुट के बीच के संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 नियम आते हैं। पहला नियम है समान प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स क्या बताता है कि ये नियम के अनुसार उत्पत्ति के साधनों में जितना प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाता है, तो उत्पाद यानी निर्गत जो होता है, यानी जो आउटपुट जो निकलता है, उसमें भी समान बढ़ोतरी होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये उत्पत्ति के साधन आपको पता है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, यह क्या उत्पत्ति के साधन है। तो इसमें जितना प्रतिशत बढ़ोतरी की जाती है, उतना ही प्रतिशत आउटपुट यानी जो फाइनली प्रोडक्ट बन के निकलता है, जो सामान निकलता है फैक्ट्री यानी फॉर्म से, उतना भी प्रतिशत उसमें भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। मतलब जितना इनपुट करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। जितना इनपुट में जितना इनपुट में यानी
एक तरह से उत्पत्ति के साधनों में जितना प्रतिशत बढ़ोतरी करेंगे उतना ही प्रतिशत निर्गत में बढ़ोतरी होगी। तो इसी को क्या बोलेंगे, समान प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स बोलेंगे। अब देखिए एग्जांपल के रूप में आपको समझाया गया है, जैसे उत्पत्ति के साधन में आगत यानी आगत को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आगत ही बोलते हैं ना, इनपुट। अगर उत्पत्ति के साधन में 10% वृद्धि करने पर उत्पाद में भी 10% वृद्धि होती है। यानी उत्पत्ति के साधन में अगर 10% अगर वृद्धि करेंगे तो उत्पाद यानी फाइनल जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो निर्गत निकलेगा, उसमें भी 10% की वृद्धि होगी। अर्थात समान प्रतिफल का नियम में 20% आगत बराबर 20% निर्गत, मतलब इनपुट बराबर आउटपुट। ठीक है, जितना इनपुट कीजिए आप, जितना इन्वेस्ट कीजिए उतना ही आपको फायदा मिलेगा, उतना ही आउटपुट मिलेगा। जितना प्रतिशत आप इनपुट को बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिशत आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। उसी को क्या बोलेंगे, समान प्रतिफल का नियम बोलेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ है प्रतिफल के नियम के अंतर्गत। अब चलिए दूसरा लॉ क्या होता है, बढ़ते प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोले जाते हैं इसको। तो ये क्या होता है कि जब सभी उत्पत्ति के साधनों में एक निश्चित समय में बढ़ोतरी की जाती है तो उत्पाद यानी निर्गत उस निश्चित अनुपात से अधिक बढ़ जाती है, जिसे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, सभी उत्पत्ति के साधन, यहां देखिए आपको सभी उत्पत्ति के साधन मतलब भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, मतलब चारों के चारों आ गए। सभी उत्पत्ति के साधन में अगर क्या की जाती है, कुछ अनुपात में, कुछ रेशियो में अगर बढ़ोतरी की जाती है, 20% अगर बढ़ोतरी की जाती है तो 20% से ज्यादा यानी उत्पाद निर्गत उस अनुपात से अधिक यानी 20% से अधिक बढ़ जाती है। तो मान चलिए 20% से 21% हो गया, लेकिन 20% के बराबर होगा तो फिर समान प्रतिफल का कहलाएगा। यह पहला वाला नियम में आ जाएगा। ठीक है, समान प्रतिफल का नियम है। लेकिन 20% से 1% भी ज्यादा हुआ, मतलब जितना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जितना इनपुट करते हैं, उतना जितना परसेंटेज में उतना से 1% भी ज्यादा हुआ तो वो किस नियम के अंतर्गत आएगा, बढ़ते प्रतिफल का नियम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि यहां समझाया गया है, जैसे यदि उत्पत्ति के साधनों में 30% वृद्धि की जाती है तो उत्पाद यानी निर्गत बढ़कर 40% हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये इनपुट में जितना हम बढ़ोतरी किए थे, इनपुट में जितना परसेंटेज की बढ़ोतरी की गई उससे ज्यादा निर्गत यानी आउटपुट में बढ़ोतरी हुई, तो ये क्या कहलाएगा, बढ़ते प्रतिफल का नियम कहलाएगा। ठीक है, अर्थात बढ़ते प्रतिफल का नियम में क्या दर्शाया जाता है, आगत लेस देन निर्गत यानी उससे छोटा होता है, यानी इनपुट लेस देन आउटपुट। यह कहने का मतलब हुआ 30% आप आगत में बढ़ोतरी किए, आपका आगत जो भी साधन है, जो भी उत्पत्ति के साधन है, जो भी आपके पास कच्चा माल है उसमें 30% बढ़ोतरी किए। ठीक है, लेकिन उसमें आउटपुट जो निकला 10% और ज्यादा निकल गया। ठीक है, 30 से 30% नहीं, 10% नहीं और ज्यादा निकल गया, 40% निकल गया, तो यह बढ़ गया, निर्गत बढ़ गया, यानी आगत के परसेंटेज के मुकाबले में निर्गत बढ़ गया, तो ये क्या होगा, बढ़ते प्रतिफल का नियम कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा नियम क्या होता है, घटते प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इसमें क्या होगा, 100% फॉर्मा वाले को घाटा लगेगा। देखिए समस्त उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर, समस्त मतलब पूरा उत्पादन के साधन, जो भी उत्पादन के साधन है, ठीक है, सभी में वृद्धि करने पर, सभी में बढ़ोतरी करने पर उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाती है, जिसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसे उत्पादन के साधन में 20% वृद्धि करने पर उत्पाद यानी निर्गत 15% हो जाती है, तो उसी को क्या बोलेंगे, घटते प्रतिफल का नियम बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आगत बड़ा हो जाएगा निर्गत से, यानी इनपुट ग्रेटर देन आउटपुट हो जाएगा। समझ गए घटते प्रतिफल का नियम क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है समान प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स में क्या होता है कि 3 नियम हम लोग पढ़े, 3 नियम में थोड़ा सा शॉर्ट आपका 3 पॉइंट है, आपको याद रखना है। उत्पादन फलन पैमाने स्थिर प्रतिफल यानी CRS कांस्टेंट रिटर्न्स स्केल को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है समान प्रतिफल का नियम क्या होता है, ये किस चीज को दर्शाता है, ये किस चीज को दर्शाता है, यानी उत्पादन फलन पैमाने स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, यानी CRS जिसको बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते प्रतिफल का नियम उत्पादन फलन पैमाने वृद्धिमान, क्या होता है कि वृद्धिमान उत्पादन फलन को दर्शाता है, ये बुद्धिमान नहीं होगा यहाँ, वृद्धिमान यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स को दर्शाता है। बढ़ते प्रतिफल का नियम इंक्रीजिंग रिटर्न्स को दर्शाता है, और एक तरह से समान प्रतिफल का नियम कांस्टेंट रिटर्न स्केल को दर्शाता है, और घटते प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स जो है वो ह्रासमान फलन को दर्शाता है, यानी एक तरह से डिक्रीजिंग रिटर्न्स को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये शॉर्ट में आपको बताया गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब चलिए आगे आपका लॉ आता है उत्पत्ति ह्रास का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये क्या होता है कि इस नियम के अनुसार अगर किसी एक उत्पत्ति के साधन की माप को स्थिर रखा जाए तो अन्य साधनों की माप एक निश्चित समय के पश्चात बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है उसमें, जिसे उत्पत्ति ह्रास का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी उत्पत्ति ह्रास का नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है
कि कोई भी उत्पत्ति के साधन हो, यानी इस नियम के अनुसार किसी एक उत्पत्ति के साधन की माप को स्थिर रखा जाए। कोई भी उत्पत्ति के साधन है आपके पास, उसमें को उसको आप कांस्टेंट रखिए, ठीक है। तो अन्य जो साधन है एक को, आप तो एक ही को कांस्टेंट रखिए, एक ही को मतलब क्या किया है, स्थिर रखिए हैं। तो अन्य जो साधन है और भी साधन होंगे तो उसकी माप एक निश्चित समय के बाद बढ़ती है, यानी निश्चित समय के बाद वो क्या हो जाए, बढ़ जाती है, जिसी को क्या बोलेंगे, जिसे उत्पत्ति ह्रास का नियम बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फुल फॉर्म। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं, अर्थशास्त्र अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन इनका एक फुल फॉर्म अच्छी तरह से हम लोगों को समझनी है, हो सके तो इनको याद भी रखेंगे, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सेलेंट, जिसका मतलब होता है अति उत्तम, धारणा यानी विचार का सामान्य या सनकी, यानी एक तरह से मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल यानी जो एक तरह से यांत्रिकी होगा यहाँ, घटनाएं, शर्त और समाज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक्सेलेंट कंसेप्शन ऑफ नॉर्मल और मैकेनिकल इंसिडेंट्स कंडीशनिंग सोसाइटी, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म होता है, हो सके तो इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए क्या होता है उत्पत्ति ह्रास का नियम, क्या होता है बढ़ते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम, समान प्रतिफल का नियम क्या होता है, इसको हम लोगों ने अच्छा डिटेल्स के साथ पढ़ा। ये सब नियम को आपको याद रखना है, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन क्या है, सीमांत उत्पाद किसको बोले जाते हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, औसत उत्पाद क्या है, कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट क्या है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन किसको बोलते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन किसको बोलते हैं, कुल परिवर्ती लागत क्या है, कुल स्थिर लागत क्या है, लागत फलन यानी कॉस्ट फंक्शन किसको बोलते हैं। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोले जाते हैं, फर्म का लाभ क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, रेवेन्यू आगम किसको बोलते हैं, लागत यानी कॉस्ट किसको बोलते हैं, स्टॉक यानी जो स्टॉक होता है इसकी परिभाषा क्या है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा। उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा। उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन जिसको बोले जाते हैं, ये सारे चीज हम लोगों ने डिटेल्स के साथ पढ़ा। तो ठीक है, तो फाइनली चैप्टर 3 जिसका नाम है उत्पादन और लागत, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 का थ्योरी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें और कोई थ्योरी नहीं है। आगे आपका आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आएगा आगे आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग डील कर लेंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर का पहला वीडियो को आप देख लेंगे, दोनों वीडियो देख करके आप नोट तैयार करेंगे और नोट को याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अन्यथा फिर कोई वीडियो देखने का आपको फायदा नहीं होगा, जहां आपका नॉलेज था वही लेवल तक आपका नॉलेज पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है, वीडियो देख के छोड़ देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में आपसे विनती की जाती है कि वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाता है, हर एक चीज, हर एक थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।